सर, आप एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, तो इस यहाँ जो लोकल समस्या है एनटीपीसी की, उससे आप रूबरू हैं। तो एनटीपीसी की जो राख की अभी समस्या चल रही है, एनटीपीसी के आसपास के क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर हमें समस्या की जड़ में जाना है और वह जो अभी तक 40 वर्षों से एनटीपीसी की हर गतिविधि को मैं देख रहा हूँ, स्थापना काल से लेकर अब तक, जब से उत्पादन बिजली का शुरू हुआ, यानी जब से टरबाइन घूमने लगा और कोयला जलने लगा, तब से धीरे धीरे राख की समस्या बढ़ती रही। जी। जैसे जैसे नई नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित होती गईं, कोयले की खपत बढ़ती गई, राख का उत्पादन भी बढ़ता गया और यह समस्या धीरे धीरे सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली गई। इसमें मेरा कहना यह है कि पर्यावरण नियंत्रण परिषद या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो राख के रखरखाव, भंडारण और निपटान के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उसमें एनटीपीसी प्रबंधन भयंकर अनियमितता कर रहा है, कोताही बरतता है। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जो उत्पादन खर्च है वह कम से कम हो, इसी के कारण राख का सही ढंग से निपटान नहीं हो रहा है। सही ढंग से एसडाइक में या अन्यत्र जहां राख जमा है वहां राख का भंडारण और उसका रख रखाव जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एसडाइक में राख को भीगा हमेशा रहना चाहिए। जी। उसके अलावा जो एस पाउंड भर दिया गया राख से, उसको मिट्टी से ढककर उस पर वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि हवा में उड़े नहीं। जी। और निरंतर जिस परिमाण में राख पैदा हो रही है, उस परिमाण में राख के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूर दराज उसकी ढुलाई करके वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। निपटान नहीं कर पाने के कारण एनटीपीसी प्रबंधन ने एक और बड़ी गड़बड़ी की है कि एसडाइक की रेजिंग लगातार करते चले जा रहे हैं। जी। अधिकतम एक बार 5 मीटर रेजिंग का प्रावधान है और यहाँ कहलगांव बिजली घर के एसडाइक में 4 बार 5 बार तक रेजिंग हो चुकी। यानी जो मूल कॉन्सेप्ट है एसडाइक का, एस पाउंड वाला, वह अवधारणा ही बदल गई और एस पाउंड एस माउंट में परिवर्तित हो गया। एसडाइक की ऊंचाई हमारे 2 मंजिले 3 मंजिले मकान की छत से भी ऊंची हो गई है, जिसको मैं तकनीकी भाषा में एस बम कहना चाहूँगा। जी। कि अगर वह बांध किसी दिन टूट गया भूकंप से या बाढ़ से, आपको पता है कि हमारा जो यह कहलगांव बिजली घर का एसडाइक बनाया कहाँ गया? जो पहाड़ी नदियाँ थीं जिनसे बारिश का पानी मानसून के मौसम में गंगा में उतर कर आती थी, भैना, खर्रा, नरिया, नाला, ये सब जो बरसाती नदियाँ थीं, उनके मार्ग में एसडाइक बना दिया गया और उन नदियों को मार डाला गया। जी। अगर 95 और 99 को हम याद करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि उस मार्ग को अवरुद्ध कर देने से पहाड़ियों में अतिरिक्त बारिश हुई थी उन दो सालों में, सितंबर के माह में, जिसके चलते एसडाइक भी फ्लडेड हो गया था, टाउनशिप में पानी घुस गया था और इस पूरे क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में, जिन गांवों में शताब्दियों से पानी नहीं आया, पानी आने की कल्पना नहीं है, वहाँ भी लोग हताहत हुए, गांव का गांव बह गया और सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई, जिसको छुपा लिया गया। तो इस तरह का अपराध लगातार प्रबंधन की तरफ से हो रहा है, स्थापना काल से लेकर राख के निपटान तक। इसके विरोध में जनता अब जग रही है और बड़े निर्णायक आंदोलन का मन बना रही है। उसी
जनता के उस मन को टटोलने के लिए मैं निकला हूँ और गांव-गांव घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। लोगों की क्या जागरूकता लग रही है सर? लोग बहुत ही दुखी और गुस्से में हैं और लगता है कि कभी भी एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ विस्फोट हो जाने की स्थिति बन रही है। ये पिछले मेरे ख्याल से मैंने जब से होश संभाला, पिछले 10 वर्षों से मैं ये स्थिति देख रहा हूँ। जब भी ये समय आता है चैत और वैशाख का, तो ज़्यादातर जो पूरब की ओर रहने वाले जो गांव हैं वो ज़्यादा दर्द झेलते हैं, और उसकी तुलना में जो एनटीपीसी के तरफ से जो उनको रोजगार मुहैया करानी चाहिए, उनके लिए जो भी व्यवस्था करानी चाहिए, चाहे सीएसआर से लाभ मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। तो किनकी लापरवाही है? यह इसमें प्रबंधन की बेईमानी तो है ही, क्योंकि जो भी बड़ी फैक्ट्रियां या प्लांट इस तरह के होते हैं उनके लिए नियम है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियम है कि अपने सकल मुनाफे का 0.5% वे लोकेलिटी में खर्च करेंगे कल्याणकारी में, जिसको CSR नाम दिया गया है, नैगम सामाजिक दायित्व। इस फंड में भी ये लोग बचाते हैं और उसको मुनाफा में दिखाते हैं अपने ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए कि हमने इतना फंड बचा लिया CSR का। एक तो बेईमानी इस रूप में है। दूसरे बेईमानी यह है कि जिन गांवों को राख फांकने की नौबत है, जो रात दिन जहां आज हम बैठे हैं, यह गांव सबसे ज्यादा राख फांकता है। इस गांव में मैंने आते आते पता किया कि CSR की योजनाओं से क्या क्या काम हुए हैं, तो मुझे उंगली पर कुछ 2, 4, 10 शौचालय बता दिए गए और एक गली बताई गई जो एनटीपीसी के द्वारा बनी है। बाकी CSR का कोई फंड इस गांव में नहीं खर्च हुआ। परसों मैं खुटहरी गांव में बैठा था, जो एकदम निकटवर्ती गांव है प्लांट का, और अनुमंडल कार्यालय उस गांव के पेट में है। उस गांव में जब बैठक हुई तो मैंने पूछा यही सवाल, तो लोगों ने बताया कि अभी तक एनटीपीसी का 2 रुपया भी खुटहरी में खर्च नहीं हुआ है। तो आखिर CSR का फंड जाता कहाँ है, यह मेरा सवाल है प्रबंधन से। और सरकार से सवाल है कि CSR के फंड में जो यह बेईमानी या डंडी मार नीति चल रही है, इसके लिए सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती है? एनटीपीसी से सवाल क्यों नहीं करती है कि आपके CSR का फंड कहाँ जाता है, क्यों नहीं सही समय पर सही जगह पर खर्च होता है? किसी गांव को कुछ बड़ा दे दिया गया, दूर दराज 10-20 किलोमीटर दूर, और जो पेट में गांव है, जो रात दिन राख जिस पर बरस रही है चिमनी के थ्रू, वह गांव उस लाभ से वंचित है, वहां कुछ भी नहीं किया गया है। और भी स्थानीय जनता को उनके अधिकार से वंचित रखने की पूरी सुनियोजित साजिश है, लगातार एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा की जा रही है। और कहीं न कहीं जो हमारे रहनुमा हैं, जिनको उन चीज़ों को देख रेख करनी चाहिए, वे लोग भी मौन साधे हुए हैं। कारण का मुझे पता नहीं है। एनटीपीसी के बारे में जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, जो उनकी कमियां, जो उनके प्रति आक्रोश, एनटीपीसी के प्रति जो लोगों के मन में आक्रोश है, क्या ये आगे चल करके किसी बड़े आंदोलन को संकेत दे रही है? मैं उसी संभावना की तलाश में घूम रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी ने अब यहाँ के भूविस्थापित और प्रभावित लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल छोड़ दी, हाथ बिल्कुल खींच लिया CSR वगैरह से। यहाँ तक बताऊं मैं कि अभी हाल में मुझे 10-5 विद्यार्थी मिले थे क्षेत्र के, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको उनकी पढ़ाई पूरी होने के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग की अनिवार्य आवश्यकता है, 1 महीने और 1.5 महीने की। आपको पता है कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं हैं लगभग, एकमात्र हमारे इस पूरे अंग जनपद में एनटीपीसी कहलगांव का प्लांट है, जहां हर साल हमारे क्षेत्र के 150 से 200 बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग लेते थे। इधर इस साल उन बच्चों को साफ मना कर दिया गया, कहा गया कि नहीं कराएंगे, जहां जाना है जाओ। वे लोग भटकते हुए मेरे पास पहुंचे थे। चूंकि मैं जुड़ा रहा हूं इन कार्यों से, हर साल मेरे माध्यम से 10-5 बच्चे ट्रेनिंग लेते थे, बाकी अन्य माध्यमों से आते थे। काउंटर खुला रहता था, लोग अप्लाई करते थे, उनको स्वीकृति मिलती थी और वे 1.5 से 2 महीना का ट्रेनिंग यहाँ से लेकर जाते थे।
इस बार मना कर दिया गया। मैंने यूनियन एसोसिएशन वालों को भी कहा, विधायक को भी कहा, सांसद तक बात पहुंचाई, मैनेजमेंट को भी कन्विंस करने का प्रयास किया गया, लेकिन वर्तमान मैनेजमेंट ने साफ कह दिया कि नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। तो मेरा सवाल है कि अगर मेरा बेटा या श्रीमान का पोता इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वह छुट्टियों में घर आया है, उसे ट्रेनिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, तो वह ट्रेनिंग कौन कराएगा? कहाँ जाएगा वह बच्चा? क्या उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी? यह मेरा सवाल है। एनटीपीसी की जो भारी अनियमितता है, इसके प्रति लोगों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, सभी लोग जान रहे हैं। अपील मेरी तरफ से होने की कोई नौबत वैसी नहीं है। सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोग जान रहे हैं, केवल मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ईमानदार लीडरशिप पैदा हो जिसके पीछे खड़े होकर वे अपनी शक्ति का एहसास एनटीपीसी मैनेजमेंट को और सरकार को करा सकें।